जी, देवियों सज्जनों नमस्कार। आज हम आपसे एक विषय की चर्चा करना चाहते हैं। बार बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप भूगोल विषय के अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, अध्येता हैं, लेकिन बार बार आप दार्शनिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर चर्चा करते हैं, भूगोल विषय की चर्चा क्यों नहीं करते। इस विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो आधारभूत चीजें हमको सबको जानना चाहिए, और जब हम ऐसा सवाल पूछते हैं तब भी जानना चाहिए। पहली बात तो ये कि ज्ञान कभी भी खंडित नहीं होता, वह हमेशा होलिस्टिक होता है, संपूर्णता में ज्ञान होता है। जो विषय है वो विषय हम अपनी सुविधा और समझ के लिए बांटते हैं, और बांटने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से भी होती है और जानबूझकर भी की जाती है, सुविधा की दृष्टि से। जैसे शरीर पूरी समग्र रूप में है, समग्र शरीर को समझने के बाद ही कोई मस्तिष्क का डॉक्टर मस्तिष्क की चिकित्सा करता है, हड्डी की चिकित्सा करने वाला डॉक्टर हड्डी की चिकित्सा करता है। इसी तरह से न्यूरो का डॉक्टर न्यूरो की चिकित्सा करता है, दांत का। लेकिन समग्र शरीर को यदि वो नहीं समझेगा तो किसी एक अंग विशेष की चिकित्सा नहीं कर सकता, उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकता। यानी ज्ञान और विद्या समग्रता में होती है, कभी भी वो खंडित नहीं होती। एक दूसरी बात है कि कभी भी तथ्यों और सूचनाओं की जानकारी रखना और उसको एकत्र करना ज्ञान और विद्या का विषय नहीं है। एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान वास्तव में दार्शनिक पद्धति है, और दार्शनिक पद्धति की गहराई में जब आप जाते हैं तो उसके 3 स्वाभाविक शाखाएं अपने आप बाहर निकलती हैं। पहली शाखा साहित्य और कला की होती है, दूसरी शाखा विज्ञान की होती है जिसको गणित कहते हैं, तीसरी शाखा भूगोल और मनोविज्ञान की होती है जो साहित्य और कला तथा विज्ञान के बीच समन्वय समीकरण स्थापित करने का कार्य करती है। भूगोल और मनोविज्ञान इसलिए तीसरी शाखा के रूप में और आरंभिक शाखा के रूप में है क्योंकि यह ज्ञान और विद्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ये केवल तथ्य और सूचना के साधन मात्र नहीं है। जो दर्शन की 3 शाखाएं हैं, कला, साहित्य, वह भी यथार्थ, मूल और मौलिक ज्ञान से संबंधित है। दर्शन की दूसरी शाखा विज्ञान, जिसको गणित कहते हैं, वह भी यथार्थ, मौलिक और मूल ज्ञान से संबंधित है। और तीसरी शाखा जो भूगोल और मनोविज्ञान है, वह भी ज्ञान और दर्शन की जो मौलिक है, मूल है, यथार्थ ज्ञान है, उससे संबंधित है। तृतीयक या चतुर्थक स्तर का जो विषय है उसको हम तथ्य और सूचना कहते हैं। उदाहरण के लिए ज्ञान है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है, और लोग जानते नहीं हैं, अनेक प्रकार की ऊटपटांग सतही अज्ञानतापूर्ण बात करते हैं। ज्ञान क्या है? आपके मन में सहज स्वाभाविक रूप से कोई प्रश्न जागृत होता है, वह प्रश्न प्रकृति के किसी रहस्य से पर्दा उठाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बैठा है, उसके मन में अचानक से प्रश्न आया कि इस पेड़ से फल टूटकर जमीन पर क्यों गिरा। उसके चारों तरफ खाली जगह थी, ऊपर चला गया होता, दाहिने चला गया होता, बाएं चला गया होता, पूरब चला गया होता, पश्चिम चला गया होता, नीचे ही क्यों आया? यह प्रश्न जिसके मन में आ सकता है वही व्यक्ति विद्यावान कहलाता है। और जब उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वह परीक्षण करता है, उसकी गहराई में जाता है, उस प्रश्न को खोजने की प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करता है,
तो वह प्रोसेस विज्ञान कहलाता है। और उसका जब परिणाम एक लाइन में उत्तर दे देता है वो कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, इस कारण यह फल जमीन पर आया, यह जो वाक्य वह कहता है यह ज्ञान कहलाता है। और विद्या यानी प्रश्न, मौलिक प्रश्न आना, मौलिक रूप से उसकी प्रक्रिया करना और प्रक्रिया करके उसका उत्तर देना, विद्या, विज्ञान और ज्ञान कहलाता है। इन तीनों को जब एक ही व्यक्ति एक ही क्रम में संपादित करता है तो उसी व्यक्ति को प्रज्ञावान कहा जाता है। तीनों अलग अलग करते हैं यह प्रक्रिया। प्रश्न किसी के मन में आया, परीक्षण किसी ने किया, उत्तर निष्कर्ष तक कोई पहुंचा, तो वह तीनों मिलकर उस कार्य को संपादित करते हैं। उसमें किसी एक को आप प्रज्ञावान नहीं कह सकते। यानी सबसे ऊपर प्रज्ञावान, फिर विद्यावान, फिर विज्ञानवान, फिर ज्ञानवान व्यक्ति होता है। और यह जो हासिल होता है ज्ञान के रूप में, यह यथार्थ होता है, मौलिक होता है, मूल ज्ञान होता है। इसमें कहीं से किसी किताब और व्यक्ति को उद्धृत करना, इसके लिए कहीं कोई आवश्यक, आज जो शोध हो रहे हैं उसमें अंत में हम अनेक प्रकार के संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख करते हैं और पता चलता है, हम कहते हैं कि ये कहां से लिखा आपने, तो आपने बता दिया अमुक ने किया। अमुक के पास गए तो उनसे पूछा आपने क्या किया, तो उसने बताया अमुक के पास गए। अमुक के पास गए तो फिर उसने कहा अमुक से लिखा, अमुक से पूछा तो अमुक से लिखा, अमुक से लिखा। तो फिर आपने किया क्या इसमें? संदर्भ लिखना, रिफरेंस कोट करना, यही औपनिवेशिक मानसिकता है। और इस मानसिकता से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हम ज्ञानवान नहीं हो सकते। प्रज्ञावान, विद्यावान, विज्ञानवान और ज्ञानवान होने के बाद जो लौकिक और परिपक्व व्यक्ति है, समझदार है, समाज और देश का जिम्मेदार नागरिक है, परिवार और व्यक्ति का और जैविक जगत का जो जिम्मेदार प्राणी है, इन चारों का उपयोग विवेकवान और बुद्धिवान मनुष्य की तरह लोक के कल्याण के लिए करता है। बुद्धिमान शब्द कोई नहीं है, विवेकवान और बुद्धिवान इस तरह की प्रक्रिया समाज में ले आता है और उसका उपयोग करता है। इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति होने का लक्षण यह है कि वह मौलिक, मूल, यथार्थ ज्ञान के विषय में चिंता करे। इस विषय से संबंधित और विस्तार से YouTube पर हमारे वीडियो हैं, यहां संक्षेप में इस बात की मैं चर्चा करता हूं। इस बात की भी मैं चर्चा करता हूं कि कभी भी जो भी व्यक्ति ज्ञानवान अपने आप को समझता है या उसके बाद की चरण में अपने आप को विवेकवान और बुद्धिमान कहता है, वह व्यक्ति, उसके पास कम से कम एक भाषा और उस भाषा का व्याकरण विशुद्ध रूप से, शुद्धतम रूप से पता होना चाहिए। अगर कोई एक भाषा, उसका व्याकरण और भाषा ठीक नहीं है तो उसको आप पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कह सकते। समाज में 0.000% में विद्यावान, प्रज्ञावान, विज्ञानवान और ज्ञानवान लोग होते हैं। दशमलव के शायद 5वें 6वें अंक तक की यह संभावना बनती है। विवेकवान और बुद्धिमान लोगों की संख्या 1-2% होती है समाज में। पढ़े लिखे लोगों की संख्या 10-15% होती है। लेकिन पढ़े लिखे होने का यह सामान्य लक्षण है कि कोई एक भाषा और उसका व्याकरण आपको शुद्धतम रूप से आना चाहिए। किसी भी विषय को शाखाओं में बांट देने मात्र से आप भाषा के और व्याकरण के संस्कार से मुक्त नहीं हो जाते। दर्शन के बाद कला और साहित्य, उसके बाद विज्ञान यानी गणित, उसके बाद भूगोल और मनोविज्ञान का नंबर आता है। और इसलिए हमारे एक शिक्षक रामबरन पटेल जी हुआ करते थे, मेरे अनेक मामलों में बहुत आदरणीय थे। वो भूगोल विषय और व्याकरण, कम से कम हिंदी व्याकरण और भाषा
की समझ उनकी, मैं अपने आप को अगर इसका समझदार 90, 92, 94, 95% कहूंगा तो उनको 98, 99% की श्रेणी में मैं मानता हूं। हमारे शिक्षक रहे हैं, मैं उनका बहुत आदर इस दृष्टि से करता हूं। भूगोल के सूक्ष्मतम तथ्यों और सूचनाओं की जितनी जानकारी उनको थी और है, उसी अनुपात में बल्कि उससे बेहतर उनको हिंदी भाषा और व्याकरण की भी विशुद्ध जानकारी है। यद्यपि मैं उनके पास आंग्ल साहित्य, आंग्ल भाषा, आंग्ल व्याकरण की कितनी जानकारी है इसके विषय में बहुत परिचित नहीं हूं, लेकिन जहां तक हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुए, वहां पले बढ़े, रचे बसे, इसलिए अपेक्षा की जाती है कि हिंदी भाषा व्याकरण विशुद्ध होना चाहिए, शुद्धतम स्वरूप में होना चाहिए, और यह उनके पास है। अनेक लोग हिंदी में ऊपर बिंदी लगाकर और लिखते हैं हिंदी, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। अंक लिखते हैं, अंक में ऊपर बिंदी लगाकर और अपने को पढ़ा लिखा कहते हैं। उनको यह नहीं पता है कि क ख ग घ अंग का अनुस्वार अंग होता है, और उसका अर्धाक्षर जब हम प्रयोग करते हैं तब अंक अ और क के बीच में जब अर्धाक्षर प्रयोग करते हैं तब वो अंक बनता है। ऐसे ही च छ ज झ इ हम मंच लिखते हैं, मौ पर ऊपर बिंदी लगा देते हैं, नहीं समझ में आता है कि इयं का आधा जब हम मंच में लिखेंगे बीच में तब वो अनुस्वार प्रयुक्त होगा तो उसका प्रयोग होगा। ये सामान्य शिष्टाचार, सामान्य चीजें अगर हमको नहीं पढ़ता है तो हम पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं नहीं हूं या कोई भी व्यक्ति नहीं है। सर्टिफिकेट लेना, प्रमाण पत्र लेना, टेस्ट पास करना अलग बात है, लेकिन पढ़ा लिखा होने से ऊपर विवेकवान और बुद्धिमान होने, उससे ऊपर ज्ञानवान होने, उससे ऊपर विज्ञानवान होने, उससे ऊपर विद्यावान होने, उससे ऊपर प्रज्ञावान होने में बहुत देर लगती है ऐसे लोगों को। ज्ञान क्या है इसकी मीमांसा हम आज आपसे कर रहे हैं। और एक बात बहुत स्पष्ट है, अंग्रेजी में समझने की दृष्टि से यद्यप किसी भी भाषा के शब्द का ठीक रूपांतरण किसी भी भाषा में नहीं होता, क्योंकि वह भाषा मौलिक रूप से जिस स्थान, जिस परिवेश, जिस वातावरण, जिन लोगों के बीच उपजती है उसका अर्थ वहीं के लिए समीचीन होता है। लेकिन समझने के दृष्टि से हम भाषांतर और अनुवाद करते हैं। प्रज्ञावान और विद्यावान, प्रज्ञा और विद्या को संयुक्त रूप से विजडम कहते हैं, विज्ञान और ज्ञान को संयुक्त रूप से हम नॉलेज कहते हैं। इस चीज को समझना और जानना अगर हम नहीं कर सकते तो हम वास्तव में सृष्टि के, ब्रह्मांड के, कॉस्मस के, यूनिवर्स के, आकाश गंगाओं के, ग्रहों के, सौरमंडल के रहस्य को और इनके बीच आपस में तादात्म्य और संबंध को नहीं समझ सकते। इसलिए भूगोल पढ़ने वालों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कला और साहित्य, विज्ञान, गणित और भूगोल और मनोविज्ञान, इनके समुच्चय को ठीक से समझने और जानने की चेष्टा करें, और तब किसी बात पर, किसी के विषय में कोई टीका टिप्पणी करें, और तब उनको यह समझ और विवेक आएगा। इतना निवेदन इस कड़ी में करता हूं। क्रम से इसमें और निवेदन मैं करूंगा। अगली कड़ी में भूगोल क्या है उसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। धन्यवाद, नमस्कार।